काव्या लगातार उल्टियां किए जा रही थी। होश में आते ही काव्या ने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गई। आंखों का धुंधलापन जैसे ही जरा साफ होता है, काव्या को महसूस होता है कि वो एक होटल के बाथरूम में है और उससे कुछ ही दूरी पर खून से लथपथ एक आदमी की लाश पड़ी है। ये देखते ही काव्या चौंक जाती है और हैरानी में याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। खुद को संभालते हुए काव्या याद करने की कोशिश करती है कि उसके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। दिमाग पर जोर डालने से काव्या को आखिरी बात जो याद आती है उसमें चीखती हुई उसकी सौतेली माँ काव्या की सगी माँ की बेइज्जती कर रही थी। काव्या के कानों में उसकी सौतेली माँ की कर्कश आवाज गूंजने लगी। तुम दोनों माँ बेटी की भलाई इसी में है कि अब ये शहर छोड़कर चली जाओ, निकल जाओ अब हमारी जिंदगी से। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम दोनों को इस प्रॉपर्टी से। मेरे हस्बैंड अब तुम्हारे एक्स हस्बैंड है, वो तुम्हारा अतीत थे, इसलिए जितनी भी ज्वेलरी और जो भी चीज इस घर की है वो सब मेरी है। सब वापस करो और निकल जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। काव्या अपनी माँ की वजह से चुप थी, लेकिन तभी उसका सौतेला भाई भी अपनी माँ की धमकी में शामिल होकर गुस्से से चिल्लाता है, अब बिना जुबान खोले और बहस किए निकल जाओ दोनों यहाँ से, नहीं तो मैं तुम दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। गेट आउट बोथ ऑफ यू। सौतेले भाई की ये बेइज्जती काव्या से बर्दाश्त नहीं होती और गुस्से में वो अपने सौतेले भाई विशेष को धक्का दे देती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ये देखकर काव्या की सौतेली माँ अशुला और सौतेली बहन अनाया को तेज गुस्सा आता है और वो दोनों काव्या के सिर पर किसी भारी चीज से दे मारती हैं। काव्या की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद अब जब काव्या की आंख खुली तो उसने खुद को इस होटल के बाथरूम में पाया। सब याद आते ही काव्या गुस्से में अपने दांत पीसती है, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है लगातार कमरे की तरफ बढ़ रही कदमों की आहट। काव्या का दिमाग तेजी से सोचने लगता है। उसे अंदाजा होता है कि किसी भी वक्त कोई अंदर आ सकता है और आते ही हालात देखकर यही समझेगा कि जो आदमी फर्श पर मरा पड़ा है उसका खून मैंने ही किया है। मुझे कोई देख ले इससे पहले मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। मेरी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन मुझे इस खून के इल्जाम में फंसाकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। पता नहीं मेरे बाद मेरी माँ के साथ वो लोग क्या सुलूक करेंगे। नहीं, मैं उन लोगों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। काव्या तुरंत फैसला लेती है और खुद को समेटती हुई हिम्मत से उठती है। वह आसपास घबराहट में अपनी उंगलियों के निशान हटाना शुरू करती है। काव्या के पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो ये जानती है ज्यादा से ज्यादा 20-30 सेकंड में ही उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे? वो दरवाजे से नहीं जा सकती। सोचते हुए काव्या की आंखें खिड़की पर रुकती हैं। कदमों की आवाज और नजदीक आ रही है और काव्या की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। अब बिना वक्त गवाए काव्या खिड़की पर चढ़ जाती है। लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाज अब तेज हो जाती है और धड़ाक से दरवाजा जबरदस्ती खोलकर कुछ लोग अंदर आ चुके हैं, लेकिन काव्या बाहर खिड़की पर लटकती हुई धीरे धीरे ग्रिल के सहारे बगल वाले रूम की खिड़की की तरफ बढ़ रही है। किस्मत से काव्या को खिड़की खुली हुई लगती है तो वो एक जोर का धक्का देती है और अंदर घुस जाती है। अंदर कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ये अंधेरा काव्या को बहुत ही खतरनाक लग रहा था। इस घुप अंधेरे और सन्नाटे ने काव्या को और डरा दिया। मन ही मन खुद को संभालते समझाते हुए काव्या अंधेरे में एक एक कदम कदम बढ़ रही थी। इसे पता है कि अगर इससे कोई भी गलती या जल्दबाजी हुई तो किसी भी वक्त एक खून के इल्जाम में पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हर कदम सोच समझकर ही उठाना होगा। अपने भीतर चल रही कई सारी बातों के बीच जूझती काव्या को अचानक से कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। इस अंधेरे में किसी का चेहरा दिखना पॉसिबल नहीं। काव्या बिना हिले स्थिर खड़ी रह जाती है और इसे महसूस होता है कि कोई बड़ी सी आकृति काव्या के पीछे है और धीरे धीरे ये छवि बड़ी होकर एक विशाल असुर जैसा रूप ले लेती है। काव्या अंधेरे में कोशिश करती है देखने की, कुछ ज्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन अंधेरे के साथ तालमेल बिठा चुकी आंखें देखती हैं कि उस आदमी ने सिल्क पैजामा पहने हुए है। उसकी नाइट शर्ट का बटन हल्का सा खुला और उसके चेहरे से एक कॉन्फिडेंस झलक रहा था। इस अनजान आदमी की गहरी काली आंखें इस कदर शार्प थीं
कि वो अंधेरे को भी चीर कर काव्या की आत्मा तक को देख पा रही थी। अपनी परेशानियों में उलझी हुई इस अनजान कमरे में काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा है। वो किसी भी हाल में इस सिचुएशन से निकलना चाह रही है, ऐसी किसी महफूज जगह पर जहां जान का खतरा ना लगे। अंधेरे में देख ना पाने की वजह से काव्या अपने हाथों से दरवाजे की तलाश में टटोलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी उंगलियां कुछ ही पल में किसी चीज से टकराईं। काव्या ने हल्के से हाथ फेरते हुए समझने की कोशिश की, आखिर ये क्या है। जब तक काव्या को एहसास होता है कि वह उस अनजान आदमी के सीने से टकराई है, उस आदमी ने उसको जोर से पकड़ के बेड पर धकेल दिया और काव्या को अपने नीचे दबाकर उस आदमी ने एक गहरी झंझोड़ने वाली कमांडिंग आवाज में पूछा, 99वें फ्लोर की खिड़की से चढ़कर तुम मेरे कमरे में आई हो, मरने से डर नहीं लगता तुमको। खुद पर पड़ रहे इस दबाव ने काव्या को कंफर्म कर दिया कि इस कमरे में कोई था, और वह भी एक आदमी। काव्या ने अपना पूरा जोर लगाते हुए तेजी से अपने आप को बेड से खींचा, जैसे कि उसने कोई शैतान देख लिया हो। उसी वक्त बगल की बालकनी से एक तेज और फ्रस्ट्रेटेड आवाज आई, डैम इट, वो भाग के गई कहाँ? इस आवाज को सुनते ही काव्या का पूरा शरीर कांप उठा। यह आवाज उसके बॉयफ्रेंड रमित दुग्गड़ की थी। काव्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि रमित उसकी सौतेली माँ और बहन का साथ देगा, और वो भी उस पर झूठा इल्जाम लगवाने के लिए। काव्या यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि किस तरह आंखें बंद करके उसने ऐसे झूठे और घिनौने इंसान पर भरोसा किया, उससे प्यार किया। काव्या को खुद पर तरस आ रहा था। काव्या ये सब सोच ही रही थी कि होटल के रूम की घंटी बजती है। काव्या को तुरंत इस बात का अंदाजा होता है कि वो लोग यहाँ आ चुके हैं उसे पकड़ने के लिए। ओह गॉड, उसने सोचा, अब तो ये लोग मुझे पकड़ ही लेंगे। कपड़ों पर लगे खून को देखकर और न जाने क्या क्या सबूत ढूंढकर उस पर एक अनजान आदमी की मौत का इल्जाम लगाया जाएगा, जिसे वो जानती तक नहीं। डोरबेल एक बार और बजती है। प्लीज दरवाजा मत खोलिए। ऐसा कहते हुए काव्या उस कमरे में रह रहे उस शख्स के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज। बाहर जो लोग खड़े हैं वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? एक तो तुम मेरे कमरे में चोरों की तरह घुस आई हो और चाहती हो कि मैं, क्या पता तुम भी उसी ग्रुप की हो जिन्होंने मर्डर किया और अब खुद को बचाने के लिए नाटक कर रही हो। दरवाजे पर बढ़ती हुई खटखट काव्या को और डरा रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ऐसी स्थिति में खुद को संभालते हुए काव्या ने मन ही मन तुरंत एक फैसला लिया। इससे पहले कि यह अजनबी कुछ और बोलता, काव्या ने अपने दोनों हाथों से उसको कस के पकड़ लिया और अपने गुलाबी ओठों को उसके ओठों पर रखकर किस करने लगी। बहुत बढ़िया, एक औरत होने का फायदा उठाना तुम जानती हो। ऐसा सोचते हुए उस आदमी ने काव्या को किस करने दिया। कुछ ही सेकंड में दरवाजे पर खड़े लोग चले गए और अब कमरे में सन्नाटा था। काव्या फट से मुड़ के दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर तभी उसकी कमर को जोर से पकड़कर अनजान आदमी ने अपनी ओर खींचा। ये क्या बात हुई? अपना काम खत्म तो निकल लिए? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो। वेट वेट वेट, तुमको क्या लगता है मैं ऐसे ही रास्ते में खड़ा हूँ, जो चाहे आए इस्तेमाल करे और चल दे? धीरे धीरे और करीब होते हुए ये आदमी काव्या से गहरी धीमी आवाज में कहता है कि तुमने तो सिचुएशन का फायदा उठा ही लिया, अब मेरी बारी है। इस आदमी की मंशा काव्या समझ रही थी और इसलिए काव्या का डर बढ़ रहा था, जिससे ये असुर जैसा आदमी भांप गया और कहता है कि डर रही हो? हाँ, मैं भी डर रहा था थोड़ी देर पहले। ऐसा तो नहीं है ना कि डरने का हक सिर्फ तुमको है? अभी मैंने जो रिस्क उठाकर तुमको बचाया है, क्या लगता है तुम्हें मुझे उन लोगों से डर नहीं लग रहा था? अगर वो पुलिस होते तो मैं भी तुम्हारे साथ फंसता बेवजह। काव्या बुरी तरह से फंस चुकी थी और उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस आदमी ने काव्या को इस तरह कस के पकड़ रखा है कि वो समझ नहीं पा रही कि कैसे उसकी पकड़ से निकले। इससे पहले कि वह कुछ बोलती या करती, वो अजनबी धीरे धीरे उसका शरीर अपने बस में कर रहा था और अब उस आदमी की उत्तेजना भरी गर्म सांसें काव्या महसूस कर सकती थी, जो उसकी गर्दन के पास उसके चेहरे के होने की वजह से थी। कम ऑन ब्यूटी, बी माय एंटीडोट। उस अजनबी के ये शब्द उसके होठों से निकले और उसने काव्या की कमर को अपने शरीर से सिटा लिया। जैसे ही अजनबी ने अपनी पकड़ काव्या पर और कसी,
काव्या के कपड़े उसके बदन से हटने लगे। उफ, ये दर्द। सुबह की पहली रोशनी काव्या के चेहरे पर पड़ती है। धीरे धीरे और मुश्किल से बिना मन के काव्या अपनी आंखें खोलती है। काव्या का सिर दर्द से फट रहा था। वो जिस बेड पर थी वह बेतरतीब बिखरा हुआ है। काव्या का दिमाग जैसे ट्रांस में हो। कल रात की घटना उसे ब्लर इमेजेस की तरह फ्लैश हो रही थी। सब कुछ पजल की तरह टुकड़ों में दिमाग में गूंज रहा था। मिचमिचाती हुई आंखों पर कंट्रोल करते हुए जैसे ही काव्या अपने कांपते पैर बेड से नीचे रखती है और सामने लगे शीशे में देखती है अपना बिना कपड़ों का शरीर। उसके कपड़े जमीन पर बिखरे थे। जैसे ही खुद को ढकने के लिए काव्या उन कपड़ों को उठाकर पहनने जाती है, उसे रियलाइज होता है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं। इसी फर्श पर एक मेंस सूट भी गिरा हुआ था। काव्या इस सूट से अपने आप को ढकती है और कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही काव्या कमरे के बाहर निकलती है, देखती है कि कॉरिडोर में 2 पुलिस वाले खड़े होटल के रूम सर्विस एम्प्लॉय से कल की घटना के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे हैं। काव्या तुरंत वापस कमरे में आकर दरवाजा बंद करती है और सोचती है कि अब क्या करे। पुलिस वाले काव्या के रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि होटल का एक एम्प्लॉय उन्हें एक दूसरे कमरे की तरफ इशारा करता है। काव्या जरा से खुले हुए दरवाजे से देखती है कि पुलिस वाले काव्या के सामने एक रूम का दरवाजा नॉक करते हैं और कुछ पूछताछ के लिए अंदर जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले कमरे में छानबीन के लिए अंदर जाते हैं, काव्या तुरंत बाहर निकलती है। काव्या तेजी से भागकर यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी भयानक बुरे सपने से जागी हो, जिसका आफ्टर इफेक्ट उसके दिमाग पर हावी है। खुद को संभालती हुई जैसे ही काव्या आगे बढ़ती है, पुलिस वाले वापस कॉरिडोर में होते हैं और अपनी पूछताछ करते हैं। काव्या डर जाती है और अब तो ये पकड़ी जाएगी। लेकिन ठीक इसी वक्त लिफ्ट खुलती है और 2-4 रिपोर्टर्स कॉरिडोर में आते हैं। काव्या इनकी बातें सुनती है। रिपोर्टर्स के हाथ में माइक है, एक के हाथ में कैमरा, और ये अपनी बातें कर रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी, एक्ट फास्ट। अगर तुम लोग जल्दी नहीं करोगे तो न्यूज कोई और चैनल उड़ा कर ले जाएंगे। किसी और के आने से पहले हमें न्यूज एक्सक्लूसिव कवर करनी है। राय खानदान का इतना बड़ा स्कैंडल, हम ही एक्सक्लूसिव ब्रेक करेंगे। कॉरिडोर में अचानक से कई सारे पत्रकार और उनके साथ के फोटोग्राफर्स की भीड़ लग जाती है। पुलिस वाले इन लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं और सबको आईडी दिखाने के लिए कहते हैं। काव्या रिपोर्टर्स के पीछे छिप जाती है। पुलिस वाले इनके आईडी चेक कर रहे होते हैं और जैसे ही काव्या की बारी आने वाली होती है, काव्या बुरी तरह से डर जाती है कि अब तो इसका पकड़े जाना तय है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट खुलती है और कई सारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन एक खूबसूरत यंग लड़की को फॉलो करते हुए कॉरिडोर में होते हैं। ये लेडी अनाया है। अनाया अपने हाथ के इशारे से रिपोर्टर्स को अपने होटल रूम में आने को कहती है। अनाया यानी काव्या की सौतेली बहन। काव्या इस भीड़ का फायदा लेते हुए बगल में पड़े एक माइक को उठाती है और लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। काव्या अपना सिर नीचे किए चुपके से लिफ्ट में घुसती है और अनाया राय बाहर निकल रही है। अनाया और काव्या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। लिफ्ट से निकलने की जल्दी में अनाया काव्या को नहीं देख पाती, लेकिन उसको कुछ अनयूजुअल फील होता है। लिफ्ट खाली हो जाती है और काव्या अंदर पहुंच गई है और अनाया बाहर निकल रही है। जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली होती है, अनाया को कुछ खटकता है। अनाया की नजर काव्या के कोट पर पड़ती है। उस कोट पर वालिया इंडस्ट्रीज का लोगो है। अनाया को कुछ स्ट्रेंज फीलिंग होती है, जिसे कंफर्म करने के लिए वो लिफ्ट में झांकती, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है। अनाया चेहरा नहीं देख पाती और लिफ्ट बंद हो जाती है। रिपोर्टर्स की टीम मैम प्लीज कहते हुए अनाया को अप्रोच करते हैं। अनाया लिफ्ट में अभी कौन था ये सोचती हुई मीडिया टीम की तरफ बढ़ जाती है। रिपोर्टर्स अपने सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन अनाया के दिमाग में चल रहा है कि वालिया इंडस्ट्रीज का कोट पहने हुए वह शख्स कौन था। अनाया समझ नहीं पा रही थी और पूरी तरह से शॉक्ड थी। 7 साल पहले की बात थी ये, जब काव्या मौत के मुंह से बच के निकली थी और मुंबई छोड़कर भाग गई थी। और अब 7 साल के बाद एक अलग काव्या मुंबई वापस लौटी है। तब की काव्या और अब की काव्या में बहुत फर्क आ गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर उतरी है एक नई काव्या, जो मुंबई लौट कर आई है एक खास मकसद के लिए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जुड़वों ने बना दी जोड़ी।